नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं। यहां वडोदरा में उन्होंने रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान उनके साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। रोड शो के बाद पीएम नारी शक्ति वंदन अधिनियम कार्यक्रम में शामिल हुए। मोदी का यह भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मोदी मंगलवार से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि उनके नाम पर कोई घर नहीं है, लेकिन उनकी सरकार ने देश के लाखों बेटियों को घर का मालिक बना दिया है। प्रधानमंत्री गुजरात के आदिवासी बहुल छोटा उदेपुर जिले के बोडेली शहर में शिक्षा क्षेत्र में संबंधित 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं सहित 4,500 करोड़ रुपए की से अधिक विभिन्न विकास परियोजना की शुरुआत के मौके पर बोल रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब लोगों के सामने आने वाले मुद्दों को मैं जानता हूं और मैंने हमेशा उन मुद्दों को हल करने की कोशिश भी की है। आज मैं संतुष्ट हूं क्योंकि मेरी सरकार ने देश भर में लोगों के लिए 4 करोड़ घर बनवाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा, हम गरीबों की जरूरत के अनुसार घर बना रहे हैं, वह भी बिना किसी बिचौलियों के। लाखों घर बनाए गए हैं, हमारी महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किए गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने हाल ही में विद्या समीक्षा केंद्र का दौरा किया। बैठक के दौरान उन्होंने मुझसे भारत के सभी जिलों में ऐसे केंद्र शुरू करने का आग्रह किया और कहा कि विश्व बैंक इस परियोजना का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। इसके साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 3 दशकों तक अधर में लटकी रही, आखिरकार उनकी सरकार द्वारा पेश की गई। वहीं इसके नाम बिना किसी मोदी के विपक्ष पर हमला कहते हुए कहा कि आरक्षण की राजनीति हो रही है। बता दें कि इससे पहले वो अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित एक रोबोटिक प्रदर्शनी में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन भी किया और रोबोटिक प्रदर्शनी में पीएम मोदी ने वहां मौजूद कर्मचारियों से बातचीत भी की और वहां रखे सभी रोबोटिक चीजों का जायजा भी लिया। आगरा के शमशाबाद के थाना परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में थाना क्षेत्र के सभी चौकीदार मौजूद थे, जिसकी अध्यक्षता शमशाबाद थाना अध्यक्ष अनिल सरवा ने की। बैठक में संबोधित करते हुए थाना अध्यक्ष ने सभी चौकीदारों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चौकीदार का क्राइम कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा भूमिका होती है। अगर चौकीदार सजग रहे तो कोई भी आपराधिक घटना नहीं होगी। उन्होंने चौकीदार से कहा कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में सक्षम है। ईमानदारी से अगर ड्यूटी करेंगे तो शहर या ग्रामीण इलाकों में आपराधिक घटनाओं पर विराम लग जाएगा। थानाध्यक्ष ने चौकीदारों को निर्देश दिया कि क्षेत्र में आपराधिक पर नजर रखना इनकी जिम्मेदारी है और इसकी सूचना थानाध्यक्ष को दे। क्षेत्र में शराब बेचने वालों पर कड़ी नजर रखे एवं इस सूचना अविलंब का घटना भी का जायजा ले और घटना एवं अपराधियों के सूचना पर पुलिस पदाधिकारी उस स्थल पर तुरंत पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी चौकीदार रात में अपने अपने क्षेत्र में गश्ती करेंगे। इसके अलावा वह बैंक के आसपास भी नजर रखेंगे तथा रात में कस्बे देहात का भी भ्रमण करेंगे। कोतवाली बरतने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में AFSPA अभी लागू करेगा। सरकार ने इसे 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। सिर्फ 19 थाना क्षेत्रों को इसके अलग अलग रखा गया है। जिन 19 थाना क्षेत्रों में AFSPA से अलग रखा गया है, इसमें इम्फाल, लेफेन सिटी, सिंगजेमई, सेमिकई, लामसांग, पतसोई, वांगोई, पोरोमटक, हेंगिंग, लामलाई के साथ और भी बहुत सारे देश हैं। वहीं काकचीन और जिम्बिल शामिल हैं। इस बीच राज्य में 2 लापता स्टूडेंट्स की हत्या के विरोध के बाद हिंसा बढ़ गई। 26 सितंबर को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी। बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन हुआ। हजारों छात्र सड़क पर विरोध जताते उतरे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे कुछ स्टूडेंट घायल हुए। वहीं मामले की जांच के लिए CBI के स्पेशल डायरेक्टर अजय भटनागर अपनी टीम के साथ स्पेशल फ्लाइट में इम्फाल पहुंच गए। सूत्रों से बताया गया कि उन्होंने हत्या से जुड़े सबूत जुटाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और उनसे बीजेपी के अक्षम मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की आग्रह किया।
खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, 147 दिनों से मणिपुर के लोग पीड़ित हैं, लेकिन पीएम मोदी के पास राज्य का दौरा करने का समय नहीं है। इस हिंसा में छात्रों को निशाना बनाए जाने की भयावह तस्वीरें एक बार फिर पूरे देश को झकझोर दिया है। अब यह स्पष्ट है कि हिंसा के खिलाफ इस संघर्ष में महिलाओं और बच्चों को हथियार बनाया गया है। खूबसूरत राज्य मणिपुर को युद्ध के मैदान में बदल दिया गया है। यह सब बीजेपी के कारण है। अब समय आ गया है कि पीएम मोदी बीजेपी के अयोग्य मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करेंगे। बिहार के आरा में परिवर्तन संकल्प रैली के तहत आयोजित समारोह में बिहार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह सम्मिलित हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें एकजुट रहने का आह्वान किया। बता दें कि अखिलेश सिंह ने अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी लड़ाई गणेश जी को दूध पिलाने वाले पाखंडियों से है, जिन्होंने पूरे देश के मंदिरों में दूध पिलवाने का काम किया, जनता को बांटने का काम किया। एक देश एक चुनाव समेत सत्ता पक्ष के कई बयानों को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी यदि फिर से सत्ता में आ गए तो इस देश में प्रजातंत्र नहीं रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस देश को पुतिन के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को गोलबंदी नहीं हुई तो यह देश फिर से गुलाम हो जाएगा। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष ने मंच से कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने आरा के शहीद भवन स्थित कांग्रेस दफ्तर के समीप दान में दी जमीन के मालिक और कांग्रेस नेता की तस्वीर कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं होने को लेकर कहा कि ऐसे महान लोगों की प्रतिमा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नहीं लगेगी तो फिर कहाँ लगेगी। जो अपने पुरखों को याद नहीं करता उस समाज की कभी प्रगति नहीं होता। बता दें कि INDIA गठबंधन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से पीएम के चेहरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सब घटक दलों की एक साथ मिलकर तय करना है, साथ ही हम सब लोग अच्छी तरह से इस पर अपनी सहमति बना लेंगे। वहीं बिहार में कैबिनेट विस्तार पर अखिलेश सिंह ने कहा कि यह सीएम नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी संख्या बल बहुत है तथा उनके पास कैबिनेट विस्तार करने का पावर भी है। दिल्ली में मंगलवार को एक मॉब लिंचिंग की घटना में 26 साल के युवक की मौत हो गई। सुंदर नगरी इलाके के लोगों ने मंगलवार को चोरी के आरोप में युवक को खंबे से बांधकर पीटा था। घटना का वीडियो सामने आया। इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक इसार ने दम तोड़ने से पहले अपने पिता को घटना के बारे में बताया था। पिता अब्दुल वाजिद के मुताबिक सुबह करीब 5 बजे कुछ युवकों ने इसार को G4 ब्लॉक के पास पकड़ लिया और उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किए। उन्होंने बताया कि जब वो सवाल के जवाब नहीं दे पाया तो उसे एक खंबे से बांध दिया और लाठी डंडों से पीटा। आरोपी G4 ब्लॉक के पास ही रहते थे। बाद में इसार का पड़ोसी अमीर उसे रिक्शे से घर ले आया और 2 घंटे बाद करीब शाम 7 बजे उसकी मौत हो गई। पिता की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। DCP जॉय टॉकी ने कहा कि वाजिद के मुताबिक मंगलवार शाम जब वो अपने घर पहुंचे तो देखा कि उनका बेटा बाहर पड़ा दर्द से कराह रहा है। उसके पूरे शरीर पर चोट का निशान था। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक पीड़ित मानसिक रूप से ठीक नहीं था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आसपास के CCTV फुटेज के जरिए हमला करने वालों की तलाश की जा रही है। राधा स्वामी सत्संग सभा दयाल बाग में एक वरिष्ठ पदाधिकारी का एक इशारा और सत्संगियों की सेना पुलिस पर टूट पड़ी। गेट के पास ई-रिक्शा में बैठे पदाधिकारी का इशारा मिलते ही पुलिस पर पथराव कर दिया गया। रविवार शाम को पुलिस पर हुए पथराव के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ तो लोग चौंक उठे। आध्यात्मिक और धार्मिक संस्था के रूप में पंजीकृत की गई राधा स्वामी सत्संग सभा के पदाधिकारी का यह वीडियो प्रशासन के पास भी पहुंच गया है। रविवार शाम को दयाल बाग के टेनरी के पास जब पुलिस गेट हटाने के लिए पहुंची तो सत्संग सभा की महिला सदस्य सेना की तहत से वह वर्दी पहनकर आपस में लाठियां भांजती हुई दिखाई दी। पुलिस गेट से बाहर ही खड़ी रही। इस बीच बैटरी चलाती ई-रिक्शा से सवार होकर गेट के पास मौजूद कंटेनर से बने ऑफिस पर वरिष्ठ पदाधिकारी पहुंचे तो उन्होंने महिला सदस्यों को आगे बढ़ाने का इशारा किया। उसके साथ ही सत्संग सभा के पदाधिकारियों ने महिला सदस्यों से पथराव के लिए निर्देश देना शुरू कर दिया। महिला सदस्यों ने इस इशारे के बाद से पुलिस पर पथराव किया और लाठियों से गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला किया। शहर में सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर यह वीडियो रात तक वायरल होता रहा। जिसने भी यह वीडियो देखा वह इन इशारों को देखकर हैरत पड़ गए।
दयाल बाग के 6 गेट टूटने के बाद रविवार सुबह ही सत्संगियों के लिए व्हाट्सएप पर भड़काऊ संदेश वायरल किए गए। सुबह मैसेज पहुंचता और शाम को जब पुलिस टेनरी गेट 8 नंबर हटाने पहुंची तो सत्संगियों ने विवाद होने पर पुलिस पर हमला कर दिया। पथराव के करीब 40 लोग घायल हो गए हैं। गणपति जी का आगमन चतुर्थी तिथि वाले दिन होता है और आनंद चतुर्थी पर उन्हें ढोल नगारों के साथ विदा किया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि इन जगहों पर बप्पा का विसर्जन का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। 10 दिनों के बाद गणपति बप्पा को 18 सितंबर को विसर्जित किया जाएगा। वही गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी वाले दिन किया जाता है। बता दें कि 10 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में जितना महत्व गणपति पूजा का होता है उतना ही विसर्जन का भी होता है। मुंबई के बहुत सारे जगहों पर भव्य तरीके से गणपति जी की विदाई की जाती है। मुंबई के जुहू बीच पर जब गणपति विसर्जन किया जाता है तो लोगों की भारी भीड़ नजर आती है। यहाँ ढोल नगारों के साथ बप्पा की विदाई की जाती है। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल की कार सड़क दुर्घटना क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि मंत्री आशीष पटेल प्रयागराज से मिर्जापुर जा रहे थे। इसी दौरान यह सड़क हादसा हुआ। आशीष पटेल के हाथ और पैर में गहरी चोट आई है। दरअसल प्रयागराज से मिर्जापुर जाते समय मेजा के पास बुधवार को यह सड़क हादसा हुआ। मंत्री आशीष पटेल की कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मंत्री के हाथ और पैर में चोट आई है। उनका मिर्जापुर ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। सड़क हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती हुई मंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए मेडिकल कॉलेज ने बताया कि उसके पैर से फ्रैक्चर नहीं हुआ, पैर में केवल मस्कुलर इंजरी हुई है। इलाज के कुछ ही देर बाद मंत्री आशीष पटेल ट्रामा सेंटर के उपचार के बाद घर के लिए रवाना हो गए। अपनी गाड़ी में बैठकर जाते समय उन्होंने कहा कि ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक है, दुर्घटना में बाल बचे हैं, यह सब ईश्वर की कृपा है। आपको बता दें कि मंत्री आशीष पटेल को बुधवार सुबह कार द्वारा प्रयागराज से मिर्जापुर आना था। मिर्जापुर में ही विश्राम करना था। शहर में कई कार्यक्रम उनका होना था, वह भाग लेने वाले थे। अब वह इन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इन कार्यक्रम को आगे के लिए बढ़ाया गया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।